यही वाली बात की थी हम लोगों ने, है ना। कहाँ पर कौन आया था जी इसकी बात की थी। नॉर्थ ईस्ट में कौन आया जी था, ये हम लोगों ने बात की थी, है ना। तो नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन आया था। जी। नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन शासक आए थे बताइए। यहाँ पे बात किए थे किसकी किसकी, इंडो ग्रीक की। इंडो ग्रीक के बाद कौन आए थे, शक आए थे। शक के बाद यहाँ पर कौन आए थे, पर्थियन आए थे। ठीक है, फिर यहाँ पर आए थे कुषाण। यही तो बताया था। अब हम लोग इसमें कुषाण की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमने मगध शासन देखा था। मगध, मगध के बाद यहाँ पर शुंग डायनेस्टी देखी थी। मगध को शुंग ने हराया था। ठीक है, और मगध का लास्ट शासक कौन हुआ करता था आपका, मगध का लास्ट शासक आपका था बृहदत्र। उसकी हत्या किसने की थी, उसके ही सेनापति ने की थी। ठीक है, और उसने उसकी सत्ता को हासिल कर लिया था। और उसके बाद यहाँ पर शुगों को कौन हराएंगे, कण्व हराएंगे। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था सातवाहन को, क्यों। जी और यहाँ पर देखा था तीन डायनेस्टी, चोल चेल और पांड को। यही तो देखा था, चोल चेल पांड। ठीक। तो कनिष्क कहाँ पे था, एक विदेशी शासक था। कहाँ से आया था, सेंट्रल एशिया से आया था। इसकी कैपिटल क्या थी भारत के अंदर, पुरुषपुर थी। और दूसरी कैपिटल इसकी मथुरा थी। ठीक है यहाँ तक। और जी मथुरा इसलिए महत्वपूर्ण केंद्र था क्योंकि यहाँ से क्या होता था, ट्रेड होता था। क्या होता था, ट्रेड होता था। क्योंकि मथुरा ट्रेड रूट की तरह प्रयोग किया जाता था, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था क्या था, पाटलिपुत्र था, यहाँ पर उज्जैन था, यहाँ पाटलिपुत्र। पे मथुरा था। अब देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आराम से ट्रेड हो सकता था, है ना। यहाँ सांस्कृतिक बदलाव भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब कनिष्क आएगा तो कनिष्क के टाइम पर भारत में एक शासक हुआ होता था पुरुष। पोरस के बारे में सुने हैं ना, पोरस एक सीरियल भी नहीं, आता था। नहीं सुना हूँ मैं। अरे इतना बढ़िया सीरियल नहीं देखे आप। झेलम के, नहीं देख। झेलम, हाँ झेलम रिवर के बारे में बताया है पूरा। वॉर कैसे होता था, किस तरह से चाणक्य थे वहां पर उस टाइम तक, बहुत सारी चीजें दिखाई हैं उसमें, देखिएगा उसको। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, सांस्कृतिक बदलाव भी हो रहा था। तो सांस्कृतिक बदलाव तो मैंने आपसे बोला है कि सांस्कृतिक बदलाव हमने कहाँ से देखा है होना, ऋग्वेदिक काल से ही, ऋग्वैदिक काल में। है ना। ऋग्वेदिक काल से ही बहुत तेजी से बदलाव हो रहा था। ठीक। और फिर मथुरा क्या था, मथुरा एक स्कूल हुआ करता था। मेयर जी एक मिनट आप होल्ड करिए, शायद कोई आया है। ठीक। अच्छा, वो एक्चुअली शीशा लगना है ना खिड़की में, तो उसी की वजह से थोड़ा सा वो आ गए थे। जी जी जी। ये बात क्लियर है कि मथुरा क्या था, मेन सेंटर हुआ करता था, यहाँ से ट्रेड होता था, यहाँ पे सांस्कृतिक बदलाव जो हो रहे थे। इस समय सांस्कृतिक बदलावों में हम लोग क्या देखेंगे, दो तरह का आर्ट जो था ना, उसको डेवलप होता हुआ देखेंगे। तो एक था हमारा मथुरा, और दूसरा था गांधार। गांधार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आईएएस में कई बार क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। आईएएस हो, पीसीएस हो, सब में इंपॉर्टेंट है गांधार जी आपका। ठीक है, तो स्कूल ऑफ आर्ट की जानकारी हमें यहीं से मिलती है। मथुरा से बड़े बड़े स्टोन के स्लैब्स के स्टैचू मिले हैं, बड़े बड़े स्टोन के स्टैचू मिले हैं, यानी मूर्तियां मिली हैं। क्या मिली हैं, मूर्तियां मिली हैं मूर्तियाँ बड़ी मिली। बड़ी। अब देखो गांधार कला जब डेवलप हो रही थी तो वो गांधार कला के अंदर ना बुद्ध जी की बड़ी बड़ी मूर्तियां मिली थी। मथुरा में भी जो है ना बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां मिली, भगवत धर्म जैसी चीजें डेवलप हो रही थी। तो इन दोनों मूर्तियों में कंपैरिजन किया जाता है, तो ये वाली आपकी ज्यादा सुंदर मूर्तियां हुआ करती थी, ये लोकल आर्ट थी, इसके ऊपर जो है विदेशी
प्रभाव देखने को मिलता था, इसके ऊपर विदेशी नहीं देसी प्रभाव देखने को मिलता था, ये बहुत सुंदर नहीं हुआ करती थी। कल्चर में हम लोग ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी क्या है, अभी जी ये समझिए कि यहाँ पे सांस्कृतिक बदलाव हो रहे थे, यहाँ पे दो तरह की शैली डेवलप हो रही थी, जिसमें मथुरा में मथुरा शैली डेवलप हो रही थी, जिसको बोला जाता है स्कूल ऑफ आर्ट। क्या बोलते हैं? स्कूल स्कूल ऑफ आर्ट। और यहाँ पे अभी शिलालेख भी मिले हैं, इंस्क्रिप्शन। अच्छा, इंस्क्रिप्शंस के बारे में जानकारी तो हमको बहुत साल पहले से मिलने लगी थी, क्यों? मैन्युस्क्रिप्ट्स इंस्क्रिप्शंस के बारे में जानकारी तो यहाँ पर ये और ज्यादा अच्छे तरीके से लिखे जाने लगे थे, ठीक। और मथुरा में अलग अलग वैरायटी के लोग रहते थे। अच्छा, अलग अलग वैरायटी के लोगों का रहना मतलब क्या था? क्योंकि देखो ये मथुरा हमने क्या बताया है, क्या था हमारा? मथुरा हमारा क्या था? ट्रेड सेंटर था, व्यापारिक केंद्र ट्रेड था, सेंटर। ठीक है, व्यापारिक केंद्र था। व्यापारिक केंद्र होने के कारण यहाँ पर जो विदेशी आते थे वो भी यहाँ पर आते थे, जो इधर से विदेशी आते थे वो भी यहाँ पर आते थे, इधर वाले भी इधर वाले भी। अब ट्रेड सेंटर का मतलब क्या है? अगर आपके वहां कोई मार्केट होगा तो वहां पे तो सब तरह के लोग आएंगे ना। जी यस। तो जहाँ पे आपका मार्केट होगा वहां पे सब तरह के लोग आएंगे, ठीक है। तो उसी तरह से उस यस। टाइम पर क्या हुआ करता था, मथुरा मथुरा क्या था? आपका ट्रेड सेंटर था। और ट्रेड मतलब सेंटर। हाँ, मतलब व्यापारिक केंद्र। व्यापारिक केंद्र का मतलब है कि वहां पे कपड़े का व्यापार, जानवरों का व्यापार, दासों का व्यापार, अनाज का व्यापार, खिलौनों का व्यापार, मतलब जितना हो सकता था सारा होता था। तो अभी हम लोग आगे देखेंगे कि इधर से क्या है, इधर से भी फॉरेनर्स आएंगे यहाँ पे ट्रेड करने, इधर भी आएंगे। अरिका मेंडू यहाँ पे देखा था, यहाँ पे बड़ौच देखा था। तो आपको याद होगा, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि बड़ौच से क्या होता था। और अगर ये वाला मैप आप लोग फॉलो कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पे तो आपका इधर वाला वेस्ट बंगाल वाला पार्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका क्या था, ये सेंट्रल एशिया का पार्ट हो जाएगा आपका, ऐसे करके, क्योंकि यहाँ से ये मिस्र और ये अफ्रीका हो जाएगा आपका, क्यों? ये अफ्रीका हो जाएगा, ये मेडागास्कर हो जाएगा। तो ये वाला जो ट्रेड होता था ना, ये ओमान, यमन, ये ऐसा ऐसा ही होता है वर्ल्ड मैप हमारा, क्यों? उस जी समय स्वेज जी नहर जी नहीं बनी थी, क्योंकि स्वेज नहर उस समय डेवलप नहीं हुई थी, तो ये उस समय की बात हम कर रहे हैं। स्वेज नहर हमारा वर्ल्ड वॉर के बाद बनी है, ठीक। तो यानी वो ब्रिटिश काल के बाद की बात है, भारत के देश की आजादी के बाद की बात है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ से व्यापार होता था। तो ये क्या है, ये लैंड रूट है। और एक हमने देखा था ये यहाँ से जैसे तैसे करके एक यहाँ पे सी रूट भी था। तो हमने ये लास्ट क्लास में देखा था कि सी रूट से भी ट्रेड होता था और लैंड रूट से भी ट्रेड होता था। और मथुरा ये कैपिटल था, यहाँ पर उज्जैन था और यहाँ पे पाटलिपुत्र था, ठीक। तो ये वाली चीजें जब हम देखते हैं, और यहाँ पे कनिष्क था, और अभी कनिष्क की एक कैपिटल मैंने और बताई, ये कौन सी? पुरुषपुर, याद है? मेयर जी अभी बताया है जी जस्ट पहले मैंने, पुरुषपुर जी था, जी ठीक। जी जी तो अब ये ट्रेड हो रहा है चारों तरफ से। तो कहने का मतलब है कि जब ट्रेड होगा तो यहाँ पे सब तरह के लोग आएंगे। जब हम लोग जाते हैं एग्जीबिशन में, देखते हैं ना कि हमारे गांवों में, शहरों में कहीं कभी कभी क्या लगता है, क्राफ्ट का मेला लगता है, जहाँ पे बहुत दूर दूर के लोग होते हैं, क्या करते हैं, आस पड़ोस के सारे क्षेत्र होते हैं, अपने अचार, कपड़े, पापड़ ये सब लेकर आते हैं घर से बने हुए और बेचते हैं, ठीक। तो उसी तरह से माना गया है कि ये इतना बड़ा हब था मथुरा कि यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग भी रहते थे, जो व्यापार करने यहाँ पर आते थे या व्यापार करने की दृष्टि से यहाँ पर बस जाते थे। यहाँ तक क्लियर है? जी इसका मतलब है कि मथुरा का यूज मल्टीपल फंक्शंस के लिए किया जाता था। दैट्स मीन्स कि इसको क्या कहा जाता था, मल्टीपल फंक्शनल सिटीज, ठीक है। अब अगर आप हमसे ये कहो कि मैम ये मल्टीपल सिटी था, तो ये हमें पता कैसे चला?
अगर आप हमसे पूछो, क्वेश्चन होना चाहिए ना कि अगर ये मथुरा अगर मल्टीपल सिटी था, बहु आयामी वर्ग यहाँ पर होते थे, तो ये हमें पता कैसे चला? सवाल नहीं है ये। तो सिंपली हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, किससे मिलती है? टेक्स्ट बुक से, जो उस टाइम पर किताबें लिखी गई, स्टोरीज से। स्टोरी सुनी है ना, जिनको कहानियां जी कहते हैं, दादा नानी पापा सब बचपन में कहानियां सुनाते थे कि वहां पर ऐसा हुआ करता था, वहां पर ऐसा हुआ करता था। वैसे ही आम जनता के बीच में, जो पढ़ लिख नहीं सकते थे, उनके बीच में मल्टीपल स्टोरीज थी कि हाँ, वहां पर यूरोप से, ग्रीक से लोग आते थे व्यापार करने के लिए, ये वहां पर व्यापारी आए, इस तरह की कहानियां मिलती हैं। और कैसे पता चलता है? ट्रेवलर्स से। ट्रेवलर्स में अभी हम लोग देखेंगे बहुत सारे, जैसे जागीर के टाइम पर आए, उसको ही देखा था हम लोगों ने। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कौन आया था? मेगास्थनीज भेजा गया था, ठीक है। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी। क्यों? क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार इसके ऊपर, जिससे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। तो ऐसे ट्रेवलर्स थे। और किससे पता चलता है? स्कल्पचर से। स्कल्पचर से पता चलता है, और वहां की बनाई हुई बिल्डिंग से पता चलता है। एक तो रॉक मटेरियल, जिसको हम लोग इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं, और एक हमारा होता है आर्किटेक्चर। आर्के आर्किटेक्चर का क्या मतलब हुआ? आर्कियोलॉजी। मतलब वहां की बनी हुई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स से। जैसे आज हम लोग ताजमहल को देखकर क्या कहते हैं? ये शाहजहां ने बनवाया था। भूल भुलैया को देखकर कहते हैं वाजिद अली शाह ने बनवाया था, ठीक है। जंतर मंतर, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, ये सब देख कर एक स्टोरी आती है ना कि ये इसने बनवाया था, उसने बनवाया था। वैसे ही बिल्डिंग्स जो हमें मिली हैं, इसको देखकर हमें पता चलता है कि इसने किसने बनवाया था। यहाँ तक क्लियर है? और एक जी मेन सोर्स और था, जो था जातक कहानियां, जातक स्टोरी। अब ये जातक स्टोरी क्या होती है, अभी हम आपको पिक दिखाएंगे, ठीक है। पिक्चर्स के फॉर्म में हुआ करती थी, और जो स्तूप बनाए जाते थे उनके ऊपर ये लिखी होती थी। जैसे आप लोग कभी मंदिर गए होंगे, आप लोगों के वहां भी होंगे मंदिर, तो वहां पे नागर शैली, अभी देखिए टेम्पल हमें तीन तरह के पढ़ने, तीन तरह के टेम्पल कौन से हैं? एक होती है नागर शैली पर, एक है द्रविड़ शैली पर, ठीक है, और एक है बेसर शैली पर। ये तीन तरह के टेम्पल हमको पढ़ने हैं। ये नॉर्थ इंडिया में था, ये सेंट्रल में था, और ये आपका द्रविडियन लैंग्वेज कहाँ पाई जाती है? साउथ इंडिया में। ये द्रविड़ था साउथ इंडिया में साउथ इंडिया। टेम्पल। और ये जो साउथ इंडिया के टेम्पल होते थे ना, वो ऐसे होते हैं, विमान जिनको बोला जाता है, आपने देखा होगा, इस तरह के टेम्पल है साउथ इंडिया के। और हमारे वहाँ भारत नॉर्थ इंडिया में इस तरह के टेम्पल होते हैं, ठीक। तो कभी कभी देखा होगा, ये जो सेंट्रल वाला पार्ट है ना, उसमें ये और ये मिला के बनाया जाता है, जिसको बेसर शैली बोलते हैं। तो ये वाला जो टेम्पल था हमारा, इन टेम्पल्स पे देखा होगा कभी कभी के दीवालों के साइड में ना कुछ पिक्चर्स बने होते हैं, देखा है? मंदिर की दीवालों पे कहानियां लिखी होती हैं, पिक्चर्स बने होते हैं। जैसे यस मैम। सुदामा कृष्ण का है, हाँ, राधा कृष्ण का है, देखा है ऐसा? यस मैम। यस मैम। तो ये इसी यस मैम। तरह से स्तूपों के ऊपर जो जातक कहानियां लिखी जाती थी, ये वाली कहानियां जब बौद्ध धर्म की बात करते हैं, स्तूपों पे लिखी जाती थी, तो उनको जातक बोला जाता था, ठीक है। तो क्या होती थी? यस जातक कहानियों से भी हमें पता चलता है कि मथुरा क्या था? एक मल्टीपल फंक्शन सिटी था। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत? यस मैम। ये एक कहानी दी हुई है एनसीईआरटी में, पढ़िएगा। मैंने एनसीईआरटी के सारे पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर दिए हैं टेलीग्राम पर। सोच रहे हैं कि एक टेलीग्राम पर नया ग्रुप बना दें, और उसमें खाली पीडीएफ सेंड करने वाला कर दें। हाँ, वैसे बहुत गुम हो जाता होगा ना, ढूंढना बहुत यस मैम। पड़ता होगा। और आज मैंने एक वीडियो दिया है आप लोगों को, उसको देखिएगा, और उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन किया है, उसका मुझे आंसर दीजिएगा, ठीक है। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस क्वेश्चन ये है कि जो क्लास हमारी 5 अगस्त से स्टार्ट हो रही थी जीएस की, मेयर जी ध्यान दीजिएगा,
वो अब हमारी स्टार्ट हो रही है 16 तारीख से। इकोनॉमिक्स से जो स्टार्ट हो रही थी अब वो स्टार्ट होगी पॉलिटी से। ठीक है, रीजन ये है उसका कि आपके पास अभी सिलेबस नहीं है, बुक्स रेफरेंस नहीं है, मेंस आंसर राइटिंग करना कैसे है ये नहीं पता है, मैगजीन कौन सी पढ़नी है, दैट मीन्स करंट अफेयर कैसे कंप्लीट करना है ये नहीं पता है। तो मैंने सोचा है कि ये वाली, जैसे कि मैंने बुक्स और सिलेबस तो कंप्लीट कर दिया है, अब करंट अफेयर, मेंस आंसर राइटिंग और प्रीवियस ईयर इसको भी डिस्कस कर देते हैं। वीडियो आप लोगों को दे देते हैं, आप लोगों का ये बेसिक्स जो भी रिक्वायरमेंट है ना और जो डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे, फिर हम लोग डायरेक्ट अपनी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। और एक बड़ा रीजन ये भी है कि हम जहाँ रहते हैं वो मुस्लिम एरिया लगता है, तो यहाँ पे भी मुहर्रम चल रहा है, तो यहाँ पे शोर बहुत होता है और क्लासेस 2 से 6 कोई कर नहीं पाएगा। और मतलब मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है कि 6 बजे जब एनसीईआरटी की क्लास हो तो उसके बाद से ही जीएस की स्टार्ट हो, क्योंकि सब फ्री रहेंगे शाम में। और फिर यहाँ 6 बजे से बजना स्टार्ट हो जाता है तो फिर क्लास हो नहीं पाएगी। तो 11 तारीख को मुहर्रम, 10 तारीख को मुहर्रम, 11 तारीख को हमारा रक्षाबंधन हो जाएगा और फिर उधर 15 अगस्त होते ही हम लोग अपनी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, पैनिक मत लीजिएगा इन चीजों का, क्लासेस बिल्कुल सही चल रही है हमारी और समझ में आ रही है मेयर जी। और स्वाति आपको समझ में आ रही है? श्वेता सॉरी। यस मैम। अब देखिए, द क्लेवर पुअर मैन। भी क्लियर समझ आया था सिलेबस का। हाँ सिलेबस का वीडियो भी बहुत अच्छा बना था, मैंने देखा था सारा। हाँ, आपने मुझे मैसेज भी किया था, थैंक यू। यस अभी मैम। मैंने बुक्स का रेफरेंस भी दे दिया है और अभी मेंस आंसर राइटिंग्स वगैरह का भी दे देंगे, जिससे सारा प्रॉब्लम डाउट्स वाला पोर्शन खत्म हो जाए जीएस का स्टार्ट होने से पहले, जिससे क्लास में आप लोगों के क्वेश्चन ना हो कि मैम बुक्स क्या ले, मैम सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, सिलेबस कितना है, एग्जाम पैटर्न कितना है। मैंने एग्जाम पैटर्न भी डिस्कस कर दिया था वहां पर। एक स्टोरी यस है, मैम। ये आपकी दी हुई है एनसीईआरटी में। ठीक, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है? देखो, ये अगर आपसे इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो क्या बोलेंगे आप? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग। ठीक है, याद रखिएगा, एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। और हम जो रिसर्च किया जाता है एजुकेशन के ऊपर उसकी ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है आप लोगों को एज अ बुक फॉर्म में। ये मत समझिए कि आप बुक पढ़ रहे हैं, ये समझिए कि आप जो रिसर्च पेपर है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो बच्चों को पता नहीं होती हैं, या तो फिर उनको सिर्फ इसका फुल फॉर्म पता होता है, लेकिन इसके नाम में ही लिखा है एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग और बुक है ये, लेकिन ये आपको एज अ ट्रेनर गाइड करती है। ठीक, जी अच्छा देखिए, ये जो स्टोरी है ना ये एनसीईआरटी में दी हुई है। इस स्टोरी से पता चलता है कि द क्लेवर पुअर मैन, कैसे एक आदमी ने पैसे कमाकर अमीर बन गया। मतलब कि अगर कोई मथुरा जाता, ठीक, या वहां पर एक व्यक्ति आता है, एक व्यापारी आता है और अगर उसके पास दिमाग है वो अच्छे से मेंटेन कर लेता है, तो कहने का मतलब ये है कि प्रशासन वहां का, वहां की राज व्यवस्था, वहां का राजनीति व्यवस्था सब इतना बढ़िया था, व्यापार इतना अच्छा था। वहां पे जो व्यापारी होते थे ना, तो कुछ व्यापारी खाली बैठे रहते थे लोन देने के लिए, ऋण देने के लिए, जैसे आज के टाइम में बैंक काम करते हैं, वैसे उस समय वो व्यापारी सेंटर्स हुआ करते थे जिनको श्रेणी कहा जाता था। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। श्रेणी क्या करते थे, अपना एक संगठन बना लेते थे बड़ा सा, और छोटा बड़ा कुछ भी हो जाता, और ये क्या करते थे, फंड प्रोवाइड करवाने का भी काम करते थे। तो मतलब अगर एक ये पुअर मैन आता है, वो किसी श्रेणी के पास जाता है, जैसे कि कोई अभी आप जाओ बैंक के पास और अपना उससे पैसे लेकर अपना व्यापार स्टार्ट करता है, तो एक अमीर आदमी, एक गरीब आदमी भी अमीर बन सकता है। कहने का ये मतलब था कि मतलब वहां का प्रशासन व्यवस्था बहुत ही अच्छा था। क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ से यस सैनिटेशन मैम। के बारे में भी पता चलता है। सैनिटेशन मतलब होता है स्वच्छता। ठीक, तो वहां पे सैनिटेशन के बारे में भी पता चलता है कि लोग सफाई सुथराई के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे। अब देखिए ना कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए थे बीजेपी गवर्नमेंट से सेंट्रल में, तो उन्होंने क्या कहा करा था, एक उन्होंने स्कीम लेकर आया था, कौन सी थी? स्वच्छ स्वच्छ
स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। तो अभियान क्या होता है और योजना क्या होती है, ठीक है, तो इनमें डिफरेंस होता है, ठीक। तो स्वच्छ भारत अभियान जब आया तो क्या था कि हमें सैनिटेशन के ऊपर फोकस करना है। उसी तरह से हमें उस टाइम भी ना ये देखने को मिलता है कि वहां के जो राजा थे वो इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखते थे। क्लियर है यहाँ तक? जी। भरूच के बारे में मैंने बताया था, भरूच कहाँ पे था, मैंने बताया था यहाँ पे था। बहुत ही नैरो सी पट्टी थी जिसमें पानी भरा हुआ था, ठीक। और यहाँ पे जब यहाँ से विदेशी आते थे ना, मैंने अभी जो डायग्राम बनाया था, सेंट्रल एशिया से जब ये लोग आते थे तो लैंड पार्ट से भी आते थे, यहाँ से भी आते थे। तो जब ये लोग यहाँ आते थे तो ये भरूच बंदरगाह था, इसको यूज करते थे, ठीक है। तो इसका पहले नाम लिख लो, भरूच। इसको गाजा भी बोला जाता था और भरूच भी बोला जाता था, ठीक। यहाँ पे बहुत सारे कौन आते थे, ट्रेडर्स आते थे और ट्रेवलर्स आते थे, यहाँ से ये भारत में एंट्री करते थे। और एक यहाँ पे बताया था तमिलनाडु में कौन सा था, अरिका मेंडू, कौन सा था, अरिका मेंडू। अरिका मेंडू, याद रखिएगा। ये दोनों जो है ना आज भी यूज होते हैं, बहुत डेवलप्ड हैं और उस टाइम में बहुत ही फेमस थे, एंशिएंट टाइम से हमें मिलते हैं, इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब देखिए एक भरूच था, ठीक। अब सिंपल सी चीज है कि यहाँ से क्या क्या चीजें मिला करती थी, यहाँ से मतलब व्यापार किन किन चीजों का होता था, ठीक। तो यहाँ पे किन किन चीजों का व्यापार होगा, वाइन हमने बात की थी, वाइन दिखना हमें स्टार्ट हो गई थी, ठीक। और टीन का होता था, तांबे का होता था, कोरल का होता था, गोल्ड का होता था। कोरल क्या होता है, कोई बताएगा? सिल्वर का होता था, क्लोथ का होता था, एंड सॉन। यहाँ से क्या, ये सब विदेशों से भारत आता था, विदेश से भारत आने वाली ये चीजें थी। अब बताओ मुझे कोरल क्या होता है, नहीं पता तो कम से कम बोल दो कि हम ही बता दें। मैम नहीं पता। रिस्पॉन्स किया करिए ना, जैसे नहीं पता है तो फिर हम तो बताएंगे। देखिए कोरल वो होता है जब समुद्र आप लोग देखते हैं तो समुद्र में कलरफुल ब्लू ग्रीन अलगी होती हैं, जो वो देखते हैं कि यहाँ पर ऐसे सब जमा होती हैं, है ना। तो ये बहुत मात्रा में होती हैं, इन्हीं को क्या बोला जाता है, कोरल। और कोरल से क्या होता है ना कि ये बहुत ज्यादा मल्टीपल मेडिसिन में यूज होती हैं। जो कोरल होती हैं ये मल्टीपल मेडिसिन में यूज होती है, इसलिए इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अभी तो गवर्नमेंट भी कोरल पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, कि इसको हम लोग इन्वायरमेंट में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये माना जाता है कि जब ग्लेशियर्स हमारे पिघलेंगे तो हमारा सी लेवल राइज हो जाएगा, और जब सी लेवल राइज होगा तो हमारे कोरल इसके अंदर डूब जाएंगे। दैट्स मीन्स कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और इसको बचाने के लिए गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश के लिए, नेचुरल रिसोर्स है ये, ठीक है। तो कोरल एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तो उस और सोचिए कि कोरल्स के बारे में आज नहीं उस टाइम पता था, तो दैट्स मीन्स कि ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड हुआ करता था, क्यों। और यहाँ से क्या क्या भेजा जाता था, अगर हम इसकी बात करें, जैसे सिल्वर, क्लोथ, वाइन, टीन, तांबा, कोरल, ये सब क्या था, ये सब इंपोर्ट किया जाता था, यहाँ पर ट्रेड के रूप में ये आता था यहाँ पे, ठीक। और यहाँ से जाता क्या क्या था भारत से, क्योंकि अगर आप कुछ मंगाएंगे तो आपको कुछ देना भी पड़ेगा, और इकोनॉमिक्स में हम यही पढ़ते हैं कि आपने 5 का सामान भेजा, 5 का मंगाया, तो बैलेंस शीट आपकी इक्वल होती है। बाकी अगर कम ज्यादा होती है तो माइनस प्लस होती है, इसको भी हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लास में करेंगे। यहाँ पे क्या था,
अब ये याद रखना, भारत में कोयला नहीं होता था, लेकिन गोल्ड नहीं होता था, लेकिन भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों? क्योंकि ये लोग यहाँ पर जब आते थे तो सोने के बदले में सामान लेके जाते थे, चांदी के बदले में सामान लेके जाते थे, बढ़िया कपड़ों के लिए जाना जाता था उसके लिए। ठीक है, जैसे कि एक रेशमी कपड़ा जो मिला है खूब बढ़िया, था वो कहाँ का? मिस्र का हुआ करता था, लेकिन वो भारत में मिला है। अब अगर हम बात करें कि यहाँ से एक्सपोर्ट क्या क्या होता था, यहाँ से निर्यात क्या क्या होता था, अगर हम बात करें तो हिमालय की जड़ी बूटी, हर्ब्स ऑफ हिमालय, हर्ब्स ऑफ हिमालय, हिमालय की जड़ी बूटियां, आइवरी, ठीक है, लिख लेना, एंजल, एंगल, ठीक है, कॉर्न एलियन, कॉर्नेलियन होता था, क्लोथ होता था सिल्क का, ब्लैक पेपर होता था, ठीक है, काली मिर्च होती थी, परफ्यूम माना जाता है कि हमारे में अच्छा बनता था, सेंट, इतर, परफ्यूम्स, परफ्यूम्स होते थे। ये सारी चीजें क्या थी, यहाँ से बाहर की तरफ भेजी जाती थी। क्लियर है? एक चीज और थी जी कि ये जो राजा महाराजा होते थे ना, इनको गिफ्ट्स मिलते थे, बहुत सारे भेंट मिलती थी इनको, बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते थे। तो गिफ्ट्स में इनको क्या क्या मिलते थे? फाइन क्लोथ्स हो गया, सिंगिंग बॉय, ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है सिंगिंग बॉय के बारे में। तो सिंगिंग बॉय जो है इनको बाहर से ही आया था, विदेश से इनको लाके सेंट्रल एशिया से दिया गया था। ठीक। और ब्यूटीफुल वुमेन्स, मतलब कि यहाँ पर जो है दास दासियां कहते हैं ये। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक यस क्लियर हो तो मैम। चैप्टर 9 पे पढ़े हम लोग कि क्या चैप्टर 9 करना है ना। एक हमें चीज देखने यस को मिलती है, पंच मार्क। सबका फोटो दिखाएंगे हम, पंच मार्क सिक्के। तो यहाँ पर हमको सिल्वर और कॉपर के क्या मिलने लगते हैं? अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, अगर आपको गोल्ड के सिक्के मिलते हैं, सिल्वर के सिक्के मिलते हैं, ठीक है, या आपको किसके मिलते हैं? कॉपर के मिलते हैं, तो ये उस डायनेस्टी की जो समृद्धि है ना, प्रोस्पेरिटी, उसको दिखाता है। गोल्ड का मतलब राजा के पास बहुत धन हुआ करता था, सिल्वर का मतलब ठीक है उनका प्रशासन अच्छा चल रहा था, कॉपर मतलब वहां पर इसका ज्यादा होता था। ठीक है, उसी तरह से हम लोग देखते हैं, जब अभी मुगल काल में बढ़ेंगे तो देखेंगे कि कहीं पर हमको कांच के सिक्के भी मिलेंगे, रबड़ के सिक्के भी मिलेंगे। तो ये बताता है कि उस समय साम्राज्य की स्थिति क्या रही होगी। ठीक है, जैसे औरंगजेब ने क्या करा था, जजिया लगा दिया था। तो जजिया माना जाता है हिंदू कर था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो हिंदू कर था। जब वहां हम लोग पहुंचेंगे तो देखेंगे कि जजिया हिंदू कर नहीं था। जजिया जब लगाया जाता था तो वो हिंदुओं पे नहीं लगाया जाता था, वो उन सब पे लगाया जाता था जो सक्षम नहीं थे अपनी मिलिट्री पावर देने के लिए राजा को। तो महिलाएं नहीं थी, उनको हटा दिया गया, बुजुर्गों को हटाया गया, बच्चों को हटाया गया। ठीक है, तो जजिया क्या था ये हम लोग वहां पे देखेंगे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि यहाँ पे सिक्के अगर कोई पूछ ले, कनिष्क के टाइम में गोल्ड के सिक्के तो बहुत ज्यादा मिलते थे। और इसके बाद गुप्त काल में भी जो है उसको हिस्ट्री का गोल्डन एज कहा जाता है। तो गुप्त काल भी बहुत ज्यादा समृद्ध था। इसके बाद हम लोग गुप्त काल पर ही चलेंगे। तो ये बात क्लियर है कि पंचमार्क सिक्के हुआ करते थे, सिल्वर और कॉपर के, चांदी और तांबे के। अरिका मेंडू से सॉल्ट लाया जाता था। तो आप देखिए ना कि अरिका मेंडू का स्थिति क्या है, ये समुद्र वाला है, लाया जाता था और पैडी से चेंज किया जाता था। तो मतलब यहाँ पर पैडी का होता था, ये मथुरा है हमारा। तो यहाँ पे जो ट्रेड होता था ना, उस ट्रेड में क्या करते थे, यहाँ से नमक लाते थे और यहाँ से चावल लेके जाते थे। पैडी मतलब चावल हुआ आपका। क्यों? जी यहाँ तक क्लियर है? जी और उसके बाद क्या होता था, नॉर्थ में नॉर्दर्न ब्लैक पोट्री का भी विकास हुआ, जिसके ऊपर क्वेश्चन 90s के टाइम में बहुत पूछे गए हैं। बस हमारी ये एनसीईआरटी कंप्लीट होने दीजिए, फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाना भी शुरू करेंगे हम लोग, जिससे आपके पास कुछ कुछ रेफरेंस आ जाए चैप्टर्स का, है ना। नॉर्दर्न ब्लैक पोट्री का भी विकास हुआ, यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉटरी। ठीक है, काले ब्लैक, सॉरी, काले मृतभांड बोला जाता था बर्तनों को, मृतभांड का। और रेड वाला पहले ही हम लोग देख चुके हैं, और वो गेहुआ ग्रे वाला पहले ही देख चुके हैं। ठीक।
अब यहाँ पर ब्लैक पोट्री भी डेवलप हो गई थी, तो ट्रेड बढ़ने से मदुरई और वाराणसी उभर कर आए सिल्क रूट के लिए। अभी हम लोग मदुरई और इसका मैप देखेंगे। मदुरई तो तमिलनाडु में सबसे नीचे आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो क्या हुआ, मदुरई और वाराणसी किस लिए आपके आए, ट्रेड रूट के लिए। अब ये देखिए पर्शिया से व्यापार कैसे होता था। अब थोड़ा सा मैप देखेंगे तो मैप में थोड़ा ना आपको क्लियरिटी आएगा, क्योंकि इसके बाद का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारा ट्रेड किंग्स एंड पिलेग्रिम्स पर है। यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है, हम लोग आगे चलें। यस मैम। ठीक है, अब चलिए चैप्टर 9 पे चलते हैं। चैप्टर 9 हमसे क्या कहता है, देखिए वाला चैप्टर खत्म हो गया, उसमें हमने देखा था टाउन कैसे बन रहे थे, सिक्के कैसे यूज होते थे। अब यहाँ पर फिर वही वाली बात है कि अगर एक बार हम चैप्टर 9 में रिवीजन करें, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए मदुरई दिख रहा है आपको, तो मदुरई भी सिल्क रूप में डेवलप्ड हुआ तमिलनाडु का। और आपको पता है बनारसी साड़ियों के बारे में, तो बनारस भी हमारा किसमें डेवलप्ड हुआ जाके, सिल्क रूट में, ठीक है। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा। कांची की साड़ियां, और अभी देखो उनको जीआई टैग वगैरह भी दिया गया था 2 साल पहले, तो जब हम लोग वहां पहुंचेंगे तो वहां की बात करेंगे। अब हमारा चैप्टर है कौन सा, चैप्टर 9, कहता क्या है हमसे, ट्रेड के बारे में, ठीक है। तो फिर से हम ट्रेड की बात करेंगे। ट्रेड में देखिए एक सिंपल सा है कि 2 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, 2 मिलियन ईयर एगो से हमने देखा था। अब मुझे बताओ कि नियोलिथिक एज कहाँ पे खत्म हुआ, जल्दी से। नियोलिथिक एज कहाँ पे खत्म हुआ। ओए। हम्म, बिल्कुल रिवीजन नहीं है भाई, कैसे चलेगा, डेली क्लास में बताते हैं एक ही बात को हम। ये मीसोलिथिक एज था, यहाँ से आगे बढ़े नियोलिथिक एज 10,000 बीसीई, ठीक है। फिर क्या हुआ, यहाँ से हमने क्या देखा, इंडस वैली सिविलाइजेशन देखा, क्यों, इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन 2700 से, फिर हमने देखा कि 1600 के पास में क्या हो जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इसके बाद कौन सा एज स्टार्ट हो जाता है हमारा, 1500 से वैदिक एज, टाइम पीरियड ये जो है ना, इसको याद ही कर लो तो ज्यादा अच्छा है। वैदिक एज के बाद फिर हमने क्या देखा, 1000 तक, 1000 के पास में क्या स्टार्ट हो जाता है, लेटर वैदिक एज स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाएगा, लेदर वैदिक एज। फिर यहाँ से हम लोग देखेंगे 350 बीसी में 25 में क्या हो जाता है, मौर्य साम्राज्य। फिर मौर्य साम्राज्य के बाद से हम लोगों ने 5 साल का साल देखा, क्योंकि 185 में मौर्य साम्राज्य का डिक्लाइन हो जाता है। अब हम लोग 5 साल का चेंजेस पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था, इंडो ग्रीक भारत में आए, शक आए, पर्थियन आए और कुषाण आए। मगध में हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका अंतिम शासक कौन था, उसके बाद वहां पे शंख डायनेस्टी, फिर कर्म डायनेस्टी। डाउन साउथ में, ये आपका डाउन साउथ एरिया है, यहाँ पे केरल और तमिलनाडु का, यहाँ पे हमने देखा चोल चेल पांड आए। यहाँ पे सातवाहन डायनेस्टी, और सातवाहन के बाद में कौन सी डायनेस्टी देखी, वाडियांश डायनेस्टी। इतनी चीजें तो आप लोगों को बिल्कुल याद हो जानी चाहिए इतिहास की, वरना इतिहास का पेपर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, सच्ची बता रहे हैं। 25 क्वेश्चन दे के जाता है ये, और 25 में 50 नंबर होते हैं, ठीक है। 25 में 50 नंबर होंगे, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा किसी भी पेपर में, नहीं तो अगर 1.33 का भी आएगा ना, तो भी ये कम से कम आपके 35 नंबर दे के जाता है। और इतना कम तो नहीं है हिस्ट्री, ये मान के चलिए, बहुत अच्छे से इसको पढ़िए, बार बार ये चीजें रिवाइज इसीलिए करवाते हैं। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं। यस मैम। अब आगे से जब ये वाली बात पूछेंगे ना, तो तुरंत रिस्पॉन्स करिएगा। और इसी के बीच में हमने क्या देखा था, 16 महाजनपद यहाँ पे स्टार्ट हो गया था बनना, वैदिक काल से ही। वैदिक काल में जनपद बना, फिर आगे बढ़े लेटर वैदिक काल तक, जनपद, जनपद और फिर महाजनपद। इतनी बात याद है।
जी कल की क्लास में अगर इस पे रिस्पॉन्स नहीं किया ना तो देखिएगा, कम से कम इतना तो याद रखिए भाई। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, कुषाणों का विकास देख रहे हैं। अब हम लोग हमारे चैप्टर में हम लोग ट्रेड की जब बात करेंगे तो कुषाणों की बात चल रही थी लास्ट वाली की, है ना। यहाँ पे कौन कौन सी डायनेस्टी देखी हमने, इंडो ग्रीक, शक, पर्थियन देखी, और कौन सी देखी, कुषाण देखी। बात हमारी कुषाण की चल रही है। यहाँ पे वाडियान डायनेस्टी हो जाएगी, यहाँ पे चोल चेल पांड हो जाएगी, यहाँ पे शंख और कड़व हो जाएगी। क्लियर है। और यहाँ पर हम देखेंगे 16 महाजनपद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म सबका उदय हो चुका है। मथुरा एक सेंटर बन चुका है ट्रेड के लिए। यहाँ पे हम सोने चांदी तांबा सब चीज का ये हमें धातु मिलना स्टार्ट हो चुकी है। लोहे के हल हमें मौर्य काल से मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं कि वो जो डेवलपमेंट हो रहा था उसमें क्या चेंजेस हुआ। ठीक है। तो विकास की बात अगर हम करें तो कुषाणों का क्या हमें मिलता है, यहाँ पर कुषाणों का विकास होगा, संगम साम्राज्य का उदय होगा। तो संगम साम्राज्य का उदय यहाँ पर हमने देखा था, याद है कि नहीं मेयर जी। संगम साहित्य की जी बात की थी लास्ट क्लास में, जी है ना। और कल्चरल जी डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट भी हमने देखा पूरे भारत में कहीं ना कहीं हो रहा था। तो कल्चरल डेवलपमेंट में क्या हो रहा था, बौद्ध आए, जैन आए, आए कि नहीं आए। जी जी और अब हम लोग देखेंगे भक्ति आंदोलन भी होना स्टार्ट हो जाएंगे। जितनी धीमे और अच्छे से हिस्ट्री आपको हम पढ़ा रहे हैं ना, सीरियसली उतने प्यार से पढ़ भी लीजिए तो हिस्ट्री में कुछ आपसे छूटेगा नहीं। और भक्ति आंदोलन के साथ हमें गोल्ड भी मिलना स्टार्ट होता है। गोल्ड मिलने का मतलब है कि हमारा जो व्यापार भारत से बाहर ज्यादा होने लगा था, क्योंकि गोल्ड भारत में नहीं होता था और आज भी नहीं होता है, एक आधी माइनिंग क्षेत्र है इसके। क्लियर। यस मैम। तो यस मैम। जो चैप्टर आपका 8th है ना, देखिए 2 एनसीईआरटी है, एक नई और एक पुरानी। तो उसमें चैप्टर थोड़े से ऊपर नीचे एक नंबर आगे पीछे कर दिया गया है, तो उसमें आप लोग पैनिक मत लीजिएगा। लेकिन चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 हम लोग अब 9th पढ़ चुके, सॉरी 8th पढ़ चुके हैं, हम 9th पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, हिस्ट्री की नॉलेज के लिए। ठीक। तो इसमें क्या करना है, ट्रेड और ट्रेडर्स की जानकारी मिलेगी। पहले समझिएगा किसकी जानकारी मिलेगी, ट्रेड की मिल रही है ट्रेडर्स। और ट्रेडर्स। ट्रेड मतलब होता है व्यापार, ट्रेडर्स मतलब होता है व्यापार करने वाला। ठीक। और किसकी मिलती है हमको, संगम साहित्य की। संगम साहित्य। संगम साहित्य की मिलती है, संगम लिटरेचर की जानकारी मिलती है। और किससे मिलती है, स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट, जिसको आज के टाइम में चाइना क्या कहता है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। सुना होगा ना सबने ये, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का। जी इसको डेवलप करने जी की जो बात की जा रही है, ये पुराने जमाने का यही वाला सिल्क रूट है। तो क्या मिलता है हमें, सिल्क रूट की जानकारी मिलती है। ठीक। बुद्धा, जो बुद्ध थे ना, बुद्धिज्म, कैसे बुद्धिज्म डेवलप हुआ, मतलब उसकी हीनयान शाखा, महायान शाखा, फिर उनके अंदर क्या था हमारा थालेश्वरवाद, ये सब कैसे डेवलप होता है थालेश्वर। हाँ, ये सब कैसे कैसे डेवलप होता है, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। और किसके बारे में मिलती है, पेलिग्रम्स के बारे में जानकारी मिलती है कि कैसे गेस्ट आते थे और कैसे गिफ्ट्स लेकर आते थे। ठीक है। क्योंकि देखो ये जो जी व्यापारी, ये व्यापारियों के रूप में भी आए, एम्बेसडर्स यानी दूत के रूप में भी आए, ये साहित्यिक रूप से भी आए, और ये भारत में धर्म प्रचार करने के लिए भी आए। ठीक है। ये धर्म का जी प्रचार भी करते थे। तो ऐसा नहीं था कि खाली क्या ये खाली कोई व्यापारी थे, व्यापारी आते थे, व्यापारियों के साथ बहुत सारे लोग और भी आते थे। कभी किसी ने अपना एम्बेसडर भेजा, जैसे हमने देखा था कि सेलुकस ने भेजा था किसको, मेगास्थनीज को भेजा था मौर्य के दरबार में, है ना। और सेलुकस कौन था, इंडो ग्रीक था। और सेलुकस को भारत में किसने नियुक्त किया था, अलेक्जेंडर ने जब झेलम के तट पर आक्रमण करा था तो वहां पे उसने हिंदू शासक को हराया था, और हिंदू शासक को हराकर उसने वहां पर क्या किया था, सेलुकस को एज ए एम्बेसडर नियुक्त किया था।
समझे इस बात को। तो हमें ये बहुत सारी जानकारी मिलती है कि साहित्यिक आते हैं। एक जगह हमें मिलता है कि ईरान के राजा से मतलब वो शराब मांगी गई थी, अंजीर मांगे गए थे। अभी हम लोग जब उसमें मिडाइवल में चलेंगे तो देखेंगे इन सारी चीजों को भी। तो पेलेग्रम्स भी आए, और क्या हुआ, फॉरेनर विजिट्स ऑफ इंडिया, जैसे मैगस्थनीज आया, ठीक है, पीटर मुंडी आया, और बहुत सारे लोग ऐसे धीरे धीरे आते गए भारत। उनके बारे में जानकारी मिलती है। और किसके बारे में मिलती है, भक्ति आंदोलन के बारे में भी जानकारी मिलती है। किसके बारे में मिलती है, भक्ति आंदोलन भक्ति की जानकारी मूवमेंट के मिलती बारे है। में। ठीक है। तो अब इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, विजिटर्स के बारे में, ट्रेडर्स के बारे में, संगम साहित्य के बारे में, और जो गेस्ट आते थे उनके बारे में, और भक्ति आंदोलन के बारे में, और किसके बारे में, सिल्क रूट के बारे में। क्लियर। जी देखिए, जब मौर्यों का पतन होता है ना तो शुंग साम्राज्य का उदय होता है। ये बात तो बिल्कुल याद हो जानी चाहिए। कभी कभी एग्जाम में पता है क्या पूछा गया है, जब प्रीवियस ईयर लगाएंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ मैम आपने जो पढ़ाया एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है। यहाँ पे क्या था, मगध डायनेस्टी। यहाँ पे फिर क्या था, शुंग डायनेस्टी। उसके बाद कौन सी आई, कर्ण डायनेस्टी। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसको सीक्वेंस में लगाइए, लेकिन सीक्वेंस में आप तभी लगा पाएंगे जब आपको 1 से 2 या 2 से 3 पता होगा। क्यों, वरना आप यस मैम। सीक्वेंस में नहीं लगा पाएंगे। तो इनके सीक्वेंस को भी फोकस करिएगा, सीक्वेंस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पीसीएस तक तो आप लोग देंगे ही देंगे, ऐसा तो है नहीं कि पीसीएस नहीं देंगे। किसी भी स्टेट का कोई भी देगा, तो पीसीएस तक तो सिलेबस हम इसी में कवर करके चल रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, शुंग साम्राज्य का उदय होगा। और वही दक्षिण में यहाँ पे हमने किसका बताया था, चोल चेल पांड्य का, चोल चेल चोल पांडव। चेल और पांडवा का। ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जी एक इसको क्या बोलते हैं, संगम साम्राज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगम संगम साम्राज्य। 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 तो ये जो संगम डायनेस्टी थी, तो मैंने इसी में आपको बताया था क्या हुआ करता था संगम साम्राज्य में। यहाँ पर 3 समिति करवाई गई थी। अगस्त ऋषि के बारे में बताया था, उन्होंने क्या करा था, संगम साहित्य को डेवलप किया था। और संगम साहित्य से हमें यहाँ का एग्रीकल्चर, ट्रेड, सब कुछ पता चलता है, सोसाइटी पता चलती है। क्यों, इतनी बात मैंने की थी आपसे। जी अब यहाँ पे सातवाहन के बाद वांड्याग, और यहाँ पे जो है 4 डायनेस्टियों के बाद लास्ट में कुषाण। ठीक, इतने यहाँ तक मुझे लग रहा है कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब बात आती है कुषाण साम्राज्य की। वहां पे हम लोगों ने इनका पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखा था, यहाँ पर इनका हम लोग रीजनल और सोशल डेवलपमेंट देखेंगे। ये चैप्टर 2 पार्ट में है। एक में आपका पॉलिटिकल डिवीजन है 8 में, और जो 9 में दिया हुआ है वो इनके कल्चर सोसाइटी के ऊपर दिया हुआ है। इसीलिए यहाँ पर फिर से हम लोग कुषाणों का इमरजेंस पढ़ रहे हैं। तो ये कब आए थे, पोस्ट मौर्यन पीरियड में व्यापार बहुत तेजी से क्या हुआ था, डेवलप होना स्टार्ट हो गया था। ट्रेड क्या कर रहा था, बहुत तेजी से डेवलप हो रहा था, क्योंकि मौर्यों ने भी बहुत अच्छी स्टेबिलिटी ले आया था। अशोक के टाइम तक अफगानिस्तान से लगाकर नीचे कावेरी तक का एरिया इन लोगों ने कवर कर रखा था। तो यहाँ पे अगर ये यहाँ तक का एरिया अगर ये कवर करेंगे, तो आपको भी पता है कि जब कोई राजा एरिया कवर करेगा तो वहां पे उसका आर्थिक सामाजिक पूरी तरह से क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाता है। ठीक है। तो उस अधिकार क्षेत्र में वहां की रोडें भी आती थी, सड़कें भी आती थी। ठीक, मतलब है कि वहां का ट्रांसपोर्ट भी आता था। तो व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा था। और इसकी जानकारी अगर आपसे पूछ ली जाए कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड में व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा था, इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलती है, तो क्या बताएंगे, क्वाइंस से। क्योंकि एक जो सिक्का होता है ना, जैसे कि आप हमारे वहां का सिक्का देखिए, उसके ऊपर क्या बना हुआ है, शेर बना हुआ है। ठीक। और वो जी क्या है, इंडियन करेंसी है। रुपया क्या है आपका, इंडियन करेंसी है। लेकिन अगर वही दिनार की बात करें तो तुरंत पता चल जाएगा, उसका सब कुछ चेंज होगा। तो वो क्या बताएगा हमें, वो कतर की करेंसी है। फिर वही अगर आपको डॉलर की बात कर दी जाए, ऐसा साइन दे दिया जाए, तो आप जान जाएंगे वो यूएस का है।
यान की बात कर दी जाए यूएस तो का। जान जाएंगे कि चाइना का है। ठीक है, तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि जब अलग अलग डायनेस्टी थी तो सातवाहन डायनेस्टी के अलग सिक्के थे, कुषाणों के अलग तरह के सिक्के थे, चोल चेल पांड्यों के अपने क्षेत्र में चलने वाले अलग सिक्के थे, क्योंकि सिक्कों के ऊपर वहां के राजा का चित्र बना होता था, उनके साम्राज्य की कोई पर्टिकुलर आइडेंटिटी हुआ करती थी, या उसके ऊपर वहां की टाइमिंग हुआ करती थी, या वहां पर पूजे जाने वाले उनके धार्मिक देवी देवता हुआ करते थे। ठीक है, तो क्या होता था, इन सिक्कों से आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, जो पुरातत्वविद है, उनको ये सिक्के मिले हैं, और इन सिक्कों को एनालाइज करके उन्होंने क्या बताया है कि ये सिक्के वहां पर अवेलेबल थे। इसका मतलब है कि ये जहां जहां पर सिक्के भारत में मिले हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर ट्रेड हुआ करता था, जो बहुत ही अपनी चरम सीमा पर था। पहली बात तो ये वाली हो गई। दूसरी बात क्या हो गई, ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिला है। क्या मिला है? ब्लैक ब्लैक पॉलिश। पॉलिश्ड वेयर। ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का मतलब ये है कि वहां पर काले पॉलिश वाले बर्तन मिले हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक घड़ा हो गया, ये काले रंग से पूरा रंगा हुआ था, और ये देखिए किसी एक स्पेशल जगह पे बनता होगा ना, और ये पूरे भारत में देखने को मिला है कहीं ना कहीं, तो इससे ये लगाया गया कि बर्तनों का भी व्यापार हुआ करता था। बाद में इस पर डिजाइन भी बनाना शुरू किया गया, पहले डिजाइनिंग नहीं होती थी, क्योंकि जो सॉरी सेवरल आर्कियोलॉजिस्ट साइट मिली है, वहां पर इस तरह की चीजें देखने को हमें मिली हैं। यहाँ तक क्लियर है? जी। अब फिर ट्रेड, और यही अगर मेंस में लिखने में आ जाए ना, तो आप लोग लिख लीजिएगा, इसको हम क्वेश्चन देंगे जरूर आप लोगों को। अब सिंपल सा है कि अगर बर्तन एक जगह पे बन रहा है और अगर दूसरी जगह पे नहीं बन रहा है तो क्या होगा, ये खरीदा बेचा ही तो जाएगा एक जगह से। क्यों? यस। तो ये इसका सेल होता था, ये हमें पता चला है, क्योंकि ये हमें अरिकामेंडू के बर्तन नॉर्थ में, नॉर्थ के हमें साउथ में मिले। क्लियर है? यहाँ पर श्रेणियां बनना स्टार्ट हो गई थी। श्रेणियों के बारे में मैंने आपको बताया था, श्रेणियां कौन थी? श्रेणियां जो था, सिंपल सा लिखिए, व्यापारियों का संघ होता था। एक मिनट, ट्रेडर्स का संघ हुआ करता था। हाँ, ये व्यापारियों का संघ हुआ करता था। ठीक है, तो जी। हमें श्रेणियां मिलना स्टार्ट हो जाती है। मैंने आपको पहले बताया भी था कि हमें श्रेणियां मिलना स्टार्ट हो जाती है। ये क्या करती थी? लोन देने का, ऋण देने का काम करती थी। ठीक, अब अगर हम बात करें कि ट्रेड तभी अच्छा होता है जब ट्रेडर्स को सिक्योरिटी दी जाती है। मतलब अगर अभी छत्तीसगढ़ से लखनऊ आना हो व्यापार करने के लिए, तो आप तभी यहाँ पर आएंगे जब आपको सुरक्षा होगी। क्यों? जी। 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 और ट्रांसपोर्ट होगा। तो ट्रांसपोर्ट के रास्ते में अगर सुरक्षा आपको नहीं है, यहाँ पर लुटेरे बैठे हों, आपको लूट ले, तो आप क्यों आएंगे लखनऊ व्यापार करने? तो उसी तरह से ये जी। जो समुद्र के रास्ते और जो ये लैंड के रास्ते थे, तो बीच बीच में यहाँ पर डाकू डकैत इन सब के बारे में सुने हैं। जी। वो सब हुआ करते थे। तो ये माना जाता है कि उस समय जो ट्रेड होता था वो बहुत ही सिक्योर हुआ करता था। और जब अगर आप यहाँ पर ट्रेड करने आएंगे और अगर वो सिक्योरिटी के साथ होगा, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक। आर्थिक विकास। ठीक, अब एक बात और है कि चोल चेल पांड्य की बिल्कुल पर्टिकुलर लोकेशन की अगर बात करें तो चेरा यहाँ पे थे। मैप ऐसे ही बनाकर ऐसे ही लिखिए, हम जितने मैप बनाकर जितना लिखते हैं वैसे ही लिखा करिए। पांड यहाँ पे थे, सदर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु। पांड कहाँ थे? यहाँ पे थे, दक्षिणी पार्ट भाग में, सर्दर्न
पार्ट ऑफ तमिलनाडु। और चोल कहाँ पर थे? चोल यहाँ पर थे तमिलनाडु के उत्तरी भाग में, नॉर्थ पार्ट ऑफ तमिलनाडु। और इन इन सबको मिलाकर क्या बना था? संगम साम्राज्य। और इसको क्या बोला? यहीं पर किसका डेवलपमेंट हुआ था? संगम साहित्य का। यहीं पर आपके अगस्त ऋषि मुनि थे। और यहाँ पर 3 समिति करवाई गई थी। और पहले वाले में मैंने बताया था आपको कि ऐसा माना जाता है पहली संगम जो साहित्य में जो हमारी वो हुई थी समिति, उसमें सारे ऋषि मुनियों ने और भगवानों ने भाग लिया था। ऐसा मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। यहाँ तक क्लियर है? जी साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो हम इंडिया को 2 पार्ट में हमेशा से डिवाइड करके देखते हैं। क्यों? इंडिया को क्या करते हैं? 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये वाला पार्ट इसका दक्षिण में आ जाता है और ये वाला नॉर्थ में यानी उत्तर में, और ये वाला दक्षिण में, साउथ यानी दक्षिण में। ठीक, तो बात हम इस वाले पार्ट की करने जा रहे हैं, साउथ। साउथ पार्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे अगर संगम एज की बात करें, संगम एज यानी लिटरेचर, तो यानी साहित्य। ठीक, तो रोमन साम्राज्य के साथ इनका व्यापार होता था। अब रोमन साम्राज्य के साथ इनका व्यापार होता था समझने के लिए जरा पीछे वाला स्लाइड पे आइए। अब ये मैप देखिए, ये यूरोप दिख रहा है आपको, ये इजिप्ट दिख रहा है, ये मेडिटेरेनियन सी है यानी ये भूमध्य सागर है। स्वेज कैनाल का उस समय डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लेकिन ये रास्ता था यहाँ से, तो ये लोग यहाँ से व्यापार करते थे। अब ये देखिए रेड वाला जो पार्ट था, अब देखो ये स्वेज कैनाल यहीं पे बनी है आपकी, लेकिन ये लोग क्या करते थे, यहाँ से लैंड वाले पार्ट से ये वाटर बॉडी से आके फिर लैंड में कनेक्ट हो जाते थे, और लैंड में कनेक्ट होकर फिर देखो यहाँ से निकल के वाटर बॉडी से एक रास्ता ये आपका चला गया है और एक ये आ गया है। ठीक, तो ये यहाँ पे क्या था? यहाँ पे बड़ौच था। पीछे देखा था ना, बरूच के बड़ौच। बारे में पढ़ा था। जी और यहाँ पर एरिकामेंडू, ये तमिलनाडु का और ये गुजरात का पार्ट है। ठीक, अभी जो हम लोग सी रूट की बात करेंगे ना, तो सिल्क रूट आपका यही हुआ करता था। तो कनिष्क के टाइम में उसको यहाँ से कनेक्ट कर लिया गया था। अभी तक हमारी कनेक्टिविटी सिल्क रूट से नहीं है। क्लियर है यहाँ पे? जी मैप देख के समझ में आ रहा है? यूरोप मतलब रोमन रोमन साम्राज्य, सोमालिया ये है हमारा। सोमालिया के डाकू पहले भी बहुत फेमस हुआ करते थे, अभी भी बहुत ज्यादा फेमस रहे हैं वो। तो रोमन साम्राज्य के साथ इनका व्यापार होता था। रोम इटली के लोग नाव के द्वारा भारत में अरकामेंडू आते थे, यानी यहाँ से देखो निकल के, ये देखो ये वाला पार्ट यहाँ से जोड़ के फिर यहाँ से अरकामेंडू आते थे। ठीक है, कौन आते थे? रोम, रोमन लोग। रोम। ये मैप समझ में आ रहा है? जी बहुत क्लियरिटी रखिएगा वरना बहुत दिक्कत होगी आगे में। रोम वाले मिस्र होकर भारत आते थे, ये हमें कैसे पता चलता है? तो ये देखिए, ये इजिप्ट है, इसी को क्या बोलते हैं? मिस्र बोलते हैं। ठीक, इजिप्ट को ही मिस्र बोलते हैं। तो अभी मैंने बोला ना कि देखो रोम वाले क्या करते थे, यहाँ से आते थे, यहाँ पे कनेक्टिविटी लेते थे, यहाँ से फिर लैंड पार्ट, और फिर यहाँ पे आकर तब यहाँ से यहाँ आते थे। ठीक है, क्या करते थे? रोम वाले मिस्र होकर भारत आते थे और लैंड से भी आते थे। यानी देखो रोमन वाले डायरेक्ट क्या है, यहाँ से आए और इधर वाल निकल आए और भारत पहुंच गए। ठीक, और जब यहाँ पहुंचेंगे तो इधर उधर सब जगह पहुंच जाएंगे। क्लियर है ये वाली बात? और रोमन लोग जी लेने क्या आते थे? ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च। काली मिर्च यूरोप में पहले से ही फेमस थी, और फिर बाद में हम देखते हैं 1498 में यहाँ पर कौन आता है? वास्को डिगामा आता है। ठीक है,
वास्को जाना। डिगामा को यहाँ पर कौन मिलता है? जैमूरिन मिलते हैं शासक, उनसे ये काली मिर्च लेकर जाता है और माना जाता है कि वो यहाँ यूरोप में जाकर उसको 60 गुना मुनाफे पर बेचता है। लेकिन वो यहाँ से नहीं आता है, वो इस वाले रास्ते से वास्को डिगामा नहीं आता है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है वास्को डिगामा क्योंकि इसने भारत की खोज अफ्रीका के कैप ऑफ हुड होते हुए कर ली थी, इसलिए ये वास्को डिगामा इस टाइम पर हम लोग पढ़ते हैं 1498 में। 1498 से पहले हमें कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं मिलता है कि हमारा व्यापार यहाँ से अफ्रीका के नीचे कैप ऑफ हुड होते हुए यहाँ पर कोई आया हो। अभी तक सोमालिया से हो रहा है और मिस्र से हो रहा है। क्लियर है ये बात? ये मेरा जी समझ में आ रहा है? ये क्लियरिटी आ रही है कि नहीं? आ रहे हैं। ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ ट्रेड हमारा हो रहा था रोम से। अब हम बात करें कि रोम के अलावा भी अन्य देशों से व्यापार होता था, और हम देख रहे हैं कि सी रूट से और लैंड रूट से दोनों से होता था। ठीक है, श्वेता जी हैं। अच्छा, आपको समझ में आ रहा है? जब ये सी रूट से आते थे तो वो मॉनसून विंड्स का यूज करते थे, ये भी बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा। मानसून, मानसून के बारे में सुने हैं आप लोग कि नहीं, पहले ये बताइए। हाँ मेयर जी, वो मानसून के बारे में सुने हैं? श्वेता, सुनी है आप लोग मानसून के बारे में? बताइए मैम। बताएं। देखिए, मानसून अभी हमारे वहां आया हुआ है ना? तो मानसून क्या आता जी है? मानसून ऐसे आता है, ये वाली ट्रेड विंड्स होती हैं, ऐसे करके घूम के ये यहाँ चलती हैं ऐसे। जी ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे, ये इक्वेटर होता है, ये होता है कर्क, ये होता है मकर, उसके ऊपर 66, उसके बाद 66 साउथ एंड नॉर्थ। तो इसमें क्या होता है ना, ट्रेड विंड्स चलती हैं, ईस्टर्न लीज इनको बोला जाता है। फिर ये यहाँ वेस्ट कोस्ट पे टकराती हैं, फिर वेस्टर्न लीज चलती हैं, ये इधर मुड़ जाती हैं। तो ये मौसम के अकॉर्डिंग इन लोगों को नॉलेज हो गया था, क्योंकि ये लोग नाव ऐसी करके बनाते थे। ऐसे फिल्मों में ऐसी वाली नाव देखी होगी आप लोगों ने, जिसमें ऐसे करके फ्लैग लगा होता है। तो हवा जिधर की होती है, ये फ्लैग का कपड़ा जो होता है उसी साइड को उड़ता है ना? तो ये लोग अंदाजा लगाते थे जब इधर से आते थे, क्योंकि इनको पता था कि भारत, चाइना, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया वाला पार्ट किधर पड़ता है? ईस्ट में। और जब ईस्टर्नलीज जी चलेगी ना, तो वो इधर वाल मुड़ेगी। तो यानी वेस्ट की तरफ से वो ईस्ट की तरफ मुड़ेगी, यानी वो ऐसे करके चलेगी। तो यानी जो कपड़ा जब जहां तक इधर वाल उड़ेगा, उधर ही उधर हमको जाना है। तो पहले कंपास वगैरह तो हुआ नहीं करता था, तो पहले ये लोग इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप करते थे, और जब सी रूट से आते थे तो वो मॉनसून विंड्स का यूज करते थे। क्लियर है यहाँ तक? यस यस मैम। मैम। और अरब सागर और बे ऑफ बंगाल दोनों से आते थे। तो बे ऑफ बंगाल आपका ये है, बे ऑफ बंगाल में माना जाता है कि शंकर जी ने विष पी लिया था, क्योंकि मंथन यहाँ पर हुआ था। ठीक है, और ये आपका है अरेबियन सी। यहाँ तक क्लियर? जी मैम। अब ये है कि हाउ टू फाइंड अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स। तो ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, अगर हम उनकी बात करें? ये पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को उसी टेलीग्राम पर, शायद मैंने दिया भी होगा। मैम एक अलग ग्रुप बना दीजिए हाँ, हम जिससे सोच दिक्कत रहे नहीं थे होगी। कि दिक्कत नहीं होगी, कि सिर्फ एनसीईआरटी का ग्रुप बनाएंगे और सारा डॉक्यूमेंट एनसीईआरटी का सिर्फ उसी पे डालेंगे, यस उसपे मैम। मिल जाएगा। अब ये संगम साहित्य की अगर हम लोग बात करें, संगम पोयम जैसे जो कविता लिखी गई है ना, तो हमें इनसे पता चल जाता है कि यहाँ पर ट्रेडर्स आते थे, यहाँ से ट्रेड होता था। पुहार नामक एक जगह थी, यहाँ पे आपकी पुहार नामक एक जगह होती थी तमिलनाडु में। ठीक है, इससे पता चलता है कि यूरोपीय भारत से बहुत बड़ा व्यापार करते थे, और वे भारत में क्या लेकर आते थे? घोड़े लेकर आते थे। देखो, घोड़े बहुत ही अच्छी नस्ल के माने जाते थे। अच्छा, ये लिंक खत्म हो रहा है, हम 1 मिनट में आपको लिंक सेंड कर रहे हैं, ठीक?
ये वाला हम रोक के आपको लिंक सेंड कर रहे हैं 1 मिनट में।